से बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा कौन कौन है, सबसे पहले आपको बता दें। हमारे साथ हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस। और हमारे साथ हैं टीएस राय साहब, रिटायर्ड आईएएस। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल भूपेंद्र गुप्ता जी आपसे है। अभी तो सत्ता में आए नहीं हैं, सत्ता में आने के बाद तो अधिकारियों पर रौब चलता ही है, पहले ही धमका रहे हैं। भूपेंद्र जी, आवाज आई आपको? सवाल सुना आ आपने? रही आवाज हमारी आपको? जी जी, मिल रही है, बोलिए सर। इसमें कमलनाथ जी ने क्या कहा है, दिखा दीजिए। उन्हें अभद्र भाषा वीडियो, और मुख्यमंत्री जी के मैं 100 वीडियो आपको दिखा देता हूँ। वो तो कमलनाथ जी से कहते ले रे कमलनाथ, ये असभ्यता, ये अशालीनता तो कर नहीं रहे। और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मध्य प्रदेश में तिरंगा झंडा लेकर निकलने पर किसी आदमी का घर तोड़ दिया जाए, उस पर बुलडोजर चला दिया जाए, तो इस प्रशासनिक जो दादागिरी है, इसके खिलाफ किसी आदमी को, किसी बड़े नेता को बोलना नहीं चाहिए। वो जनता के पक्ष में खड़ा नहीं हो। आप जो है रिकॉर्ड निकाल लीजिए। जब ये कहानियां सामने आएंगी, आज प्रशासन जो है जिस दबाव में है, ये कहानियां तो आज छप नहीं रही हैं अखबारों में। आपका चैनल वगैरह भी दिखाते हैं तो संभाल संभाल के दिखाते हैं। ये ऐसा वाकई में पहला वाकया नहीं है तब ये कहा गया हो कि जो अधिकारी हैं दरअसल उनको ये चेताया गया हो कि हमारी सरकार आने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं और चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप बीजेपी के कर्मचारी नेता बनकर काम कर रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बहुत दिन नहीं हुए हैं, बहुत समय नहीं हुआ है जब सिविल सर्विस डे के मौके पर शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा अधिकारियों को लेकर, तो ये समझना चाहते हैं। और समय समय पर बाकी नेता भी जो हैं उन्हें हड़काते रहते हैं। थोड़ा सा समझाइए कि अधिकारियों को काम कैसे करना है और बिना राजनेताओं के दबाव के, बिना इस तरह के राजनीतिक प्रेशर के क्या वो काम कर सकते हैं मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पर अधिकारियों को निष्पक्षता से अपने नियमों के अनुसार, सर्विस रूल्स के अनुसार काम करना चाहिए। किसी प्रकार की ऐसी धमकी में नहीं आना चाहिए। अब क्या होता है कि जो व्यक्ति कमजोर होता है, कांग्रेस के पास संगठन की ताकत तो है नहीं, कांग्रेस के पास हमेशा सत्ता की सरकार रही। अब जब आज ये सत्ता से दूर है तो ये अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। और कमजोर आदमी जब इस प्रकार से धमकी देता है तो वो धमकी नहीं होती, वो भपकी होती है। गिदड़ भपकी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको। तो ये जो गिदड़ भपकी दे रहे हैं ना कमलनाथ जी, क्योंकि ये कमजोर है, ये अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं और कमजोरी में इस प्रकार से बातें करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का जो है, ये एक सिकनेस है, ये एक सिकनेस है। वो सिकनेस इस रूप में बाहर आ रही है, फ्रस्ट्रेशन है, वो निकल के आ रहा है। जब वो जाते हैं जनता के बीच में, उनके मन माफिक पब्लिक नहीं मिलती है, मन माफिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, परेशान होते हैं वो, उनको जमता नहीं है ना, उनको ऐसे गर्मी में जाना, लोगों के बीच में जाना, ये उनका स्वभाव नहीं रहा। तो ये सब चीजें जब होती है तो वो फ्रस्ट्रेशन में आती है, ये सिकनेस आती है। और वो सिकनेस इस रूप में गिदड़ भपकी के रूप में निकल के बाहर आती है, जो कि अधिकारियों को डराने धमकाने की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कमलनाथ जी बहुत सीनियर लीडर है, काफी वरिष्ठ है, बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका। उनको अपनी संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए। देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, 5 महीने बाद आ रहा हूँ, भाजपा वालों को, तो भैया ठीक है, जबकि जब देखी जाएगी। जब आप सत्ता में आए, जब कह रहे थे कि चलो चलो, किनको कह रहे थे? विधायकों को, इनके मंत्रियों को, इनके कार्यकर्ता, जो भी कोई काम लेके जाता था, आम नागरिक, कोई जरूरतमंद, चलो 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 चलो, टाइम नहीं होता था। और अब कह रहे हैं कि हमको आने दो, हमको आने दो। तो भैया ये जनता है, ये सब समझती है, ये अधिकारी है, ये सब जानते हैं। और बड़े जब ये आए तो बोले कमलनाथ जी की चक्की बड़ा बारिश पीसेगी, बारीक पीसती है, ये भी एक डायलॉग होता था इनका उसमें। और वो चक्की ने क्या पीसा? तो वो चक्की ने वल्लभ भवन में जाके भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। एक एक अधिकारी के एक एक दिन में 3-3 बार ट्रांसफर होते थे, 3-3 बार, सुबह अलग, दोपहर अलग, शाम अलग। मन पसंद पोस्टिंग ले जाओ, पैसे ले जाओ, लाओ, गिव एंड लाओ, ले जाओ। तो वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा जिनने बनाया, जिन्होंने अधिकारियों से मन माफिक वसूली करी, इनके सहयोगियों के यहाँ छापे पड़े उस सरकार के 15 महीने के दौरान, तो 500-500, 800-800 करोड़ रुपए निकले।
मृगलानी जी, इनके कोई भांजे वो, और ये बड़े सेंटर थे साहब उस समय के सत्ता के अधिकारियों के ट्रांसफर के, और उसके बड़े सेंटर हुआ करते थे। वो सारे सेंटर हमने ध्वस्त करने का काम किया है। मध्य प्रदेश की जनता ने सब ध्वस्त करने का काम किया है। आने वाले 5 महीने के बाद भी ये सिर्फ कहते ही रह जाएंगे, गीदड़ भक्ति देते ही रह जाएंगे। इनको कुछ नहीं मिलने वाला, इनके कोई हाथ नहीं आने वाला कुछ भी। ये अधिकारी कर्मचारियों को चमकाते ही रह जाएंगे और कोई चमकने वाला नहीं। अब तो क्या है कि अब तो इनकी वो हालत हो गई कि ये चमकाते तो कोई चमकता भी नहीं इनसे, क्योंकि मालूम है लोगों को। पहले भी इन्होंने बोला था कि हम 5 महीने बाद आ रहे हैं। नए साल में इन्होंने होर्डिंग लगा दिए थे राजपाल जी, भोपाल में वैसे जगह ऐसी जगह भी के। कई खबरें INS 24/7 ने बताई है, जब सरकार में रहते हुए सत्ता पक्ष की बात भी अधिकारी नहीं सुनते हैं, वो खबरें भी हम बताते हैं। तो चमकाने का असर क्या वाकई अधिकारियों पर नहीं होता है, और क्या उन्होंने डरना छोड़ दिया है, अपनी मर्जी करना चाहते हैं, डर खत्म हो गया है? लगातार एक ही पार्टी की लगातार सरकार रहती है, वो एक वजह रहती है, हैबिचुअल हो जाते हैं उस अंदाज के, या मजबूर हो जाते हैं, या मजबूर होके फिर उनका जो डर है वो खत्म हो जाता है? DS राय साहब से समझना चाहेंगे इसे विस्तार से। जी सर। देखिए, जो अधिकारी भारत सरकार द्वारा भर्ती होते हैं, जो IAS अधिकारी हैं, IPS हैं, IPS हैं, ये तो भारत के राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। और राज्य सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं ये, या डॉक्टर्स वगैरह हैं, ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये किसी मंत्रिमंडल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते, ये UPSC या PSC फेस करके आते हैं। तो इनकी पहली जिम्मेदारी और जवाबदारी जो है वो संविधान के प्रति है, और जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों के प्रति है। किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के प्रति किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए, और इसलिए अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। परंतु वास्तव में होता यह है कि जब लोकतंत्र में वो स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है कि जब एक बार एक पार्टी का शासन हो, दूसरी बार दूसरी पार्टी आए, फिर पहली पार्टी आए। परंतु यदि ये लगातार अपन देखें कि 15 साल 20 साल एक ही प्रकार के लोग शासन कर रहे हैं, तो अधिकारियों का भी जैसा सेफ्रनाइजेशन होता है, भगवाकरण, अधिकारियों का भी कोई ना कोई राजनीतिकरण हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। ये भी तथ्य है कि अब जो अधिकारी आ रहे हैं वो पुराने अधिकारियों जैसे किसी नियम के आगे किसी की सुनने वाले नहीं हैं, वो नियम की ही बात सुनते थे। आजकल ऐसे लोग कम हो गए। अब जहाँ ये भाषा का प्रश्न उठा था कि कमलनाथ जी ने धमकाया और टांग दूंगा या ये कर दूंगा, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी तो मंच से कहा था कि मैं कलेक्टर को उल्टा लटका दूंगा। ये कौन सी भाषा थी? जिस जिले का प्रशासन आप कलेक्टर को सौंपते हो, उस कलेक्टर को ही आप मंच से बोलते हैं कि मैं उल्टा लटका दूंगा, फिर मंच से बुलाते हैं अरे वो कलेक्टर ही था। ये भाषा तो ऊपर से आती है ना। तो यदि ऊपर वाले ही अपनी भाषा पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो फिर हम नीचे उम्मीद कैसे करेंगे? तीसरी बात ये है कि ये सत्य है, आप भले ही पेपरों में न छपे, पेपरों में तो छपता है कि लोकायुक्त ने छापा मारा, ये पकड़ा गया, रोज कोई ना कोई पकड़ा जाता है। तो ये भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न कहाँ से हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी जब आए सत्ता में, मुख्यमंत्री बने, तो जो पहली मीटिंग उन्होंने ली थी, उस मीटिंग में मैं उसमें सरकारी नौकरी में था और उस मीटिंग में मैं उपस्थित था। माननीय शिवराज जी ने कहा था, भ्रष्टाचार की गंगा को मैं गंगोत्री से ही समाप्त करूंगा। पहले बड़े लोगों को पकड़ा जाएगा, उसके बाद नीचे वाले छोटे कर्मचारियों को पकड़ा जाएगा। आज स्थिति क्या है? 495 केस लोकायुक्त के केस हैं, वो मध्य प्रदेश शासन के सामने लंबित हैं, क्योंकि उसमें मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हुआ, बचाना हुआ कि क्या हुआ? तो जब अधिकारी देखता है कि मेरे विभागीय मंत्री या मेरे ऊपर के लोग वो स्वयं करप्ट है, वो स्वयं भ्रष्ट है, तो फिर अधिकारी कब तक बचा रहेगा? फिर भी मैं ये कहूंगा कि प्रदेश में 10% अधिकारी तो ऐसे अभी हैं जो नियम से चलते हैं, गलत बात नहीं करते, भले ही उनका ट्रांसफर हो जाए। परंतु ये बात भी सत्य है कि अधिकारियों की प्रताड़ना, कर्मचारियों की प्रताड़ना और जितनी मारपीट मंडल अध्यक्ष के द्वारा, जिला अध्यक्ष के द्वारा, महामंत्री के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा इस 15-20 सालों में हुई है, उसके पहले कभी नहीं हुई थी और उसमें कुछ नहीं होता। आपने अभी छापों की बात कही, किसी ने कहा छापे पड़ते हैं, ये होता है। अब मुझे बताइए कि जिनके यहाँ छापे पड़े उनमें से कितने लोग जेल गए? ईडी के छापे या CBI के छापे या इनकम टैक्स के छापे, कितने लोग जेल गए? यदि कमलनाथ जी के भांजे भतीजे पे भी छापा पड़ा या उनके साथी मिगलानी और प्रवीण कक्कड़ के यहाँ छापा पड़ा, तो बताइए ना कि उनको जेल क्यों नहीं हुई अभी तक? अर्थात ये सब छापे जो हैं, ये सब डराने धमकाने के लिए है।
हम लोग को ये सिखाया जाता था कि सत्ता और विपक्ष में ज्यादा फर्क नहीं है। यदि सत्ता को नंबर 20 मिलते हैं तो विपक्ष को नंबर 19 मिलते हैं। तो आज से 20 साल 25 साल पहले विपक्ष की भी उतनी ही सुनी जाती थी, सत्ता पक्ष की कुछ ज्यादा, क्योंकि उनको जवाब देना है जनता को, और विपक्ष की थोड़ी कम। गलत काम किसी का नहीं होगा, सुनी जरूर जाएगी। तो आजकल के अधिकारियों में ये भावना खत्म हो गई है। जैसे ही वो भर्ती होते हैं नौकरी में, आईएएस या डिप्टी कलेक्टर या कुछ अधिकारी बनकर, उनका काम होता है सत्ता का केंद्रीकरण करना। मेरे पास इतनी गाड़ियां हो, इतना बढ़िया मकान हो, इतने चपरासी हो, इस सब में ध्यान रहता है। जो लोक सेवा या जन सेवा, जिसको बोलते हैं जन सेवक, पब्लिक सर्विस की भावना दिन पे दिन कम होती जा रही है। और आजकल जो कंप्यूटराइजेशन का युग आ गया है। मैं आपको यहाँ पे टोक रही हूँ, लेकिन एक बात आपसे समझना चाहती हूँ कि आपने अभी ये बात कही, तो फिर ये कहना कि राजनीतिक प्रेशर रहता है, काम करने नहीं देते, ट्रांसफर कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये लालसा भी तो रहती है ना कि हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। जो सरकारी सेवा कर रहे हैं उससे तो कुछ नहीं मिलेगा, राजनेताओं की भक्ति करेंगे तो अच्छा खासा इकट्ठा हो जाएगा। तो माहौल तो खराब किया है। डीएस जी, आपसे सवाल ये। और कुछ होते हैं जो, किससे? आपसे है सर। मैं बोलूं? जी हाँ, मैं बोल तो रहा था कि कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार, ऐसा नहीं कि अधिकारी सब दूध के धुले हुए हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि आजकल आते हैं तो पहले देखते हैं कितना पावर मुझको मिल रहा है। जन सेवा पीछे रह जाती है, पावर आगे हो जाता है। परंतु ये कहना कि वो अधिकारी जो है सबके सब करप्ट हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा 10% अभी भी ऐसे हैं, टीएन शेषन से लेके, और यहाँ मध्य प्रदेश में भी ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने गलत काम करने से मना किया। एक अधिकारी के ऊपर तो राज्य शासन ने 87 करोड़ रुपए का दावा लगाया था कि आपके कारण सरकार को ये नुकसान हुआ। पहले ही पेशी में वो दावा उड़ गया। तो ये दबाव आता है, और दबाव सही काम करने के लिए आया है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। अधिकारी को वो काम करना ही चाहिए जल्दी से जल्दी। परंतु यदि गलत काम के लिए दबाव आता है तो उसको मानना जरूरी नहीं है। मंत्री जी को या किसी को भी बड़े नम्रतापूर्वक बता देना चाहिए कि साहब ये काम नहीं हो सकता। फिर भी मंत्री जी दबाव डालते हैं तो अपने उच्चाधिकारी, कमिश्नर को या सेक्रेटरी को बताना चाहिए कि साहब ये ऐसा काम नहीं हो पाएगा, आप बताइए मैं क्या करूं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि साहब ये काम मुझसे नहीं होगा, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, मंजूर है। ये स्थिति है। ठीक, राजपाल जी जवाब दीजिए इस पर, क्योंकि लंबे समय आपने शासन किया और पूरा खाका खोल के रख दिया डीएस राय साहब ने। अभी आप कह रहे थे कि कमलनाथ जी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। अधिकारी कर्मचारियों का कोई राजनीतिक या कोई व्यक्तिगत विचारधारा नहीं होती है। उनको जो है कहीं ना कहीं संविधान के अनुरूप ही काम करना होता है, और वो करते भी हैं। परंतु देखने में ये भी आता है कि कई बार जो है कहीं ना कहीं कोई अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, या उनका भी व्यक्तिगत एजेंडा कुछ हो जाता है। तो ऐसे समय में फिर सरकार को भी और सरकार के मुखिया को भी उनके साथ सख्ती से बर्ताव करना पड़ता है, पेश आना पड़ता है। उसके कुछ उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी के उदाहरण भी आपने अभी चर्चा में लिए कि भाई किसी स्थान पर अगर कहीं ऐसा देखने में आता है कि अधिकारी जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप का काम करते हुए व्यक्तिगत तौर पर उसका खुद का एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहा है, तो उस प्रकार से फिर कहीं न कहीं उनके खिलाफ सख्ती की बात करने का काम हुआ है, वो होता है। और स्वाभाविक है कि प्रशासन और शासन के बीच का जो एक समन्वय है, उस समन्वय को साथ में रख के काम करने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया। और पिछले लंबे समय से अगर आज मध्य प्रदेश बीमारू मध्य प्रदेश से निकलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, तो जितना हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की नीतियों की वजह से, उतने ही कहीं न कहीं उन नीतियों, कार्यक्रमों को नीचे तक क्रियान्वयन करने में अधिकारियों का भी समर्पण है, अधिकारियों के भी जो है उसके अंदर भूमिका है, उस भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। पर जैसा कि कहते हैं ना कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती वाली कहावत भी है। कहीं-कहीं कोई 1-2 अधिकारी इस तरीके के आ जाते हैं जो सरकार की योजनाओं पर या सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में फिर उनके साथ सख्ती करने का काम करना पड़ता है सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी या मंत्रीगणों को, या जो भी संवैधानिक व्यवस्थाओं में बैठे हुए लोग उनके द्वारा। कभी-कभी देखने में आता है कि कई बार नीचे स्तर पर भी हम ये देखते हैं कि जो स्थानीय स्तर का जो नगरीय प्रशासन, हमारा स्थानीय प्रशासन रहता है, उस स्थानीय प्रशासन के जनप्रतिनिधियों का भी वहाँ के प्रशासन के लोगों के साथ में मनमुटाव हो जाता है, आमने-सामने हो जाते हैं। बहुत सी बार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं आपस में एक दूसरे की टकराने लगती है। ऐसी सब स्थितियों से बचते हुए कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ इन्हीं अधिकारी, क्योंकि मशीनरी तो यही है, सिस्टम तो यही है, मैकेनिज्म यही है। शासन प्रशासन
मिल के काम करें, शासन की योजनाओं को इन लोगों के माध्यम से नीचे तक उतारने में हम सफल हो सके। इसके लिए जरूरी है कि इस मशीनरी को पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हुए व्यवस्थित संवैधानिक दायरे में काम करवाया जाए, और उसमें हम सफल भी हुए हैं। परंतु कभी भी अधिकारियों को इस प्रकार से धमकाना और उनको गिदड़ भपकी देना, चमकाना, ये जो विपक्ष के द्वारा अभी किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की नहीं, लेकिन हतोत्साह विशेष खेमों में है यदि विपक्ष। बट जाएं, विशेष खेमों में बट जाएं, तो फिर बोलना तो लाजमी है। भूपेंद्र गुप्ता जी यही तो कह रहे थे कि कमलनाथ जी वही कह रहे थे कि 5-6 महीने रुक जाइए, आने दीजिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे। उसकी वजह यह है कि उनको लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं अधिकारी। भूपेंद्र जी, कोई ऐसे उदाहरण है, कुछ ऐसा है जिस पर ये तमाम बातें अधिकारियों पर कही जाती है? क्योंकि अधिकारियों की तरफ से भी हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस हैं डीएस राय साहब, राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी का पक्ष रख ही रहे हैं, अपनी अपनी मजबूरियां दोनों ने गिना दी और ले दे के सबने अधिकारियों पर ये डाला। और हालांकि डीएस राय साहब कह भी रहे हैं कि इतना आसान नहीं है अधिकारी बनकर वहां बैठना जब सत्ता पक्ष का दबाव होता है। ऐसे में आप आएंगे तो आप भी वही करेंगे, आप भी अपने पसंद के अधिकारी रखेंगे। ट्रांसफर का आरोप तो बीजेपी लगाती है कि ट्रांसफर उद्योग खोलकर रखा था, तो वो उनके गुणगान करने लगते हैं अधिकारी जो सत्ता में होता है। ऐसा क्या? भूपेंद्र जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे तो आ रही है आपकी आवाज जी। आपके यहाँ से होल्ड पर है हमारा फोन। सर, आपकी आवाज लेकिन मिल रही है हमें। हाँ, तो हम आज से ही बोल देते हैं। ये जो मध्य प्रदेश में मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, मिल रही है, मिल रही है। ठीक है, आपके यहाँ से होल्ड पर है हमारा वीडियो। ये जो परिस्थिति है आज मध्य प्रदेश में, ये बड़ी बात कर रहे थे, ट्रांसफर उद्योग चला था। ट्रांसफर उद्योग तो अभी चल रहा है, हजारों ट्रांसफर किए अभी 15 दिन पहले सरकार ने। क्या ये जल्दी ये वो बता सकते हैं कि भोपाल के कलेक्टर का 24 घंटे में ट्रांसफर क्यों निरस्त किया गया? ये कह रहे थे एक दिन में 3 ट्रांसफर होते हैं। शर्म नहीं आती है ऐसा बताने में? ये जो है अभी मैं कितने गिनाऊं जिनके 24 घंटे में ट्रांसफर इधर से उधर सरकार ने किए। और ये इनके समय सर्जरी हो जाती है, प्रशासनिक सर्जरी होती है। कांग्रेस अगर ट्रांसफर करती है तो वो जो है ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। इससे ज्यादा बड़ी बेशर्मी की कोई बात नहीं हो सकती। और मैं एक उदाहरण देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में साहस हो तो ये सिद्ध करके बताए 35,000 ट्रांसफर कमलनाथ जी ने कंप्यूटर से किए। आरएसएस के लोग दुआएं देने आते थे कि हमारी सरकार 15 साल से है और इनने हमसे पैसे मांगे और आपने फ्री में हमारे ट्रांसफर कर दिए। इन्होंने भाजपा के लोगों को नहीं छोड़ा। आरएसएस के कई शिक्षक आते थे, हाथ जोड़ते थे, कहते थे कमलनाथ जी आपने बड़ी कृपा की, हमारा परिवार एक हो गया। ये जो है जीवन भर जिन्होंने जो है प्रशासन के माध्यम से लूट की है, वो ऐसी बातें करते हैं। आज तो गांव-गांव जो है दलाली के अड्डे फैल गए। ये तो बल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बोलते थे, आज गांव-गांव में गांव है जहाँ पर करोड़ों रुपए नहीं पकड़े जाते। मध्य प्रदेश तो जो है भ्रष्टाचार शिरोमणि की श्रेणी में राज जा रही। यहाँ पर एक बेलदार ईडी को छापा मार इसी के जिले में इंदौर, ये क्या किस मुद्दे की बात करेंगे? शर्म भी नहीं आती? इसको क्या बना दिया बेलदार के। आज ईडी पूंजीपतियों के यहाँ छापे जाती है, मध्य प्रदेश में बेलदार के छापा डाल तो सोना पकड़ा क्या? ये इसका जवाब देंगे क्या? ये भ्रष्टाचारियों की लूटखोरों की सरकार। आज अगर कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि बिल्ला जेल में रख के चल रहे हैं, आप बताइए एक तिरंगा झंडा लेकर निकलने वाले आदमी का जो है आपने मकान जमींदोज कर दिया, ये इनका प्रशासन है? ये इस तरह की व्यवस्था प्रदेश में लागू करना चाहते हैं जहां पर जो है केवल असहमति के नाम पर केवल जो है बुलडोजर और लूट, बुलडोजर और मुकदमे। आप जो है किस पर तिरंगा झंडा, भारत का झंडा लेकर निकलने पर 151 का केस। ये मध्य प्रदेश का राज्य है। इनसे पूछे जरा, जाइए दतिया, देखें वहां पर क्या वातावरण है। ये मध्य प्रदेश में अगर हम ये भी ना कहें कि जो अधिकारी जेब में बीजेपी का बिल्ला रखकर घूम रहे हैं उनको हम जो है बराबर सबक सिखाएंगे। क्यों नहीं सिखाएंगे? हमें जनता इसलिए मैंडेट देगी, जनता हमें इसलिए जो है सत्ता में भेजेगी कि हम जो है ऐसे लोगों को सबक सिखाएं जिन्होंने जो है नियम कायदों का उल्लंघन करके प्रदेश की जो है कानून व्यवस्था को नष्ट किया है। क्यों नहीं करेंगे? आपको मैं बताना चाहता हूँ और ये जो राज्यपाल जी को बताना चाहता हूँ, ये तो सीधे सच्चे आदमी, इन्हें लटा के जो भेजा इनने बोल दिया। इनसे पूछेंगे एक पुलिस का जो थानेदार
सुप्रीम कोर्ट से जिसका जो है वारंट निकला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, जी उसको उसी थाने में पदस्थ किया इनकी सरकार ने। जहाँ ठीक है राजपाल जी, बहुत संक्षेप में, समय नहीं, मुझे डीएस राय जी का भी रुख करना है, बहुत संक्षेप में। देखिए, कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब वो मान्य परंपराओं के खिलाफ बात करती है। अब वो जब कभी ईवीएम के खिलाफ बात करें, कभी किसी अधिकारियों के खिलाफ बात करें, इनके पास एक एजेंडा चाहिए रहता है किसी के सामने ठीकरा फोड़ने का। अब ये अधिकारियों को चमकाने की बात कर रहे हैं, अधिकारियों के खिलाफ ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। वास्तविक में सर देखिए, जो आप लोगों को करवाना होता है वो तो प्रेशर करवा के करवा लेते हैं आप, जो आपका क्षेत्र होता है जहां आप, वरना उनका ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ वो खुलकर कर पाते हैं, उन पर क्या ठीकरा फोड़ना है, वो कहाँ स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। संविधान को बचाए रखने के लिए, संविधान को बनाए रखने के लिए डीएस राय साहब, बहुत संक्षेप में क्या उम्मीद करनी चाहिए, कुछ उम्मीद करें भी कि नहीं करें, या फिर मजबूरी में जिसकी सत्ता होगी उसी का डंडा चलेगा, उसी हिसाब से काम चलेगा। कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन कई मजबूरी में नहीं कर पाते, ये भी सच बात है। बहुत संक्षेप में सर, कैसे इसको दुरुस्त किया जाए? आज के माहौल को देखते हुए तो यही लगता है कि अधिकारियों का पार्टीकरण या जो राजनीतिकरण है वो रोकना बहुत कठिन हो गया है। जब तक जनता एक के बाद दूसरे को अवसर नहीं देगी और दोनों को टेस्ट करने के बाद फिर तीसरा मौका देगी, तब तक ये नहीं होगा। अधिकारियों के जो राजनीतिकरण का उदाहरण 3 मैं आपको देता हूं। अभी 1 महीने पहले एक कलेक्टर साहब ने कहा था कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और भाजपा को लाइए और ये सब काम हम करते रहेंगे। रायसेन जिले से मेरे पास फोन आते हैं कि पुलिस वाले परेशान करके मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। विदिशा में एक वीआईपी सबसे बड़ा वीआईपी प्रदेश का, उसके चुनाव में पुलिस की गाड़ी में शराब ढोई जाती है। ये राजनीतिकरण से इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? लेकिन सर जब सेवा में रहते हैं, सर सेवा में रहते हैं तब आवाज उठाएंगे, तो आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए तब शायद ठीक भी होगा। सेवा में रहने तक नहीं बोल पाते और उसके बाद यदि हम बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। आप कह रहे हैं ना कि अधिकार तो दोनों को प्राप्त है, राजनेताओं को भी और अधिकारियों को। उसका उपयोग दोनों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर करना चाहिए, तब शायद समाज को जो हम बनाना चाहते हैं और जो व्यवस्था दी है संविधान ने उसका पालन किया जा सकता है। चूंकि वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को अखाड़ा में जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।